वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का पार्ट 3rd। और ये पार्ट हमारी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद ये चैप्टर फाइनली फिनिश होने वाला है। आई होप आपको इस चैप्टर में मज़ा आ रहा होगा। ये चैप्टर लेंदी है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। सो गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। और इस चैप्टर का पार्ट 1st एंड 2nd मेरे चैनल में बना पड़ा है, तो आप वो भी जाकर देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और हमारा पहला टॉपिक है आज की वीडियो का हेल्थ। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कोई कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहे कि जो हेल्दी ना हो, जो इल हो यानी कि बीमार हो, ऐसे वर्कर को क्या कोई कंपनी रखना चाहेगी? अगर कोई इंसान बीमार नहीं है, स्वस्थ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अच्छे से मन लगाकर भी काम करेगा, जिससे हमारी ग्रोस नेशनल इनकम जो होगी बढ़ेगी। जो बीमार बंदा होगा उसका काम में भी दिल नहीं लगेगा और वो बार बार छुट्टियां लेगा, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। और जो इंसान हेल्दी होगा उसका काम में भी मन लगेगा और वो छुट्टियां भी कम लेगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी हो, वो एक हेल्दी इंसान को ही अपनी फर्म में जॉब देना पसंद करेगी। हेल्थ ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे पता लग सकता है कि कोई इंसान ठीक है या नहीं। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ स्टेटस को भी इम्प्रूव करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी प्रायोरिटी रही है। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन सर्विस, इन सब को भी इम्प्रूव किया है। और स्पेशली अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो अच्छी डाइट नहीं ले सकते, जिनके पास अच्छा खाना नहीं है, उनके स्पेशली उन तक ये पहुंचाया जाता है अच्छा न्यूट्रिशन खाना, उनकी हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन, ये सब अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए स्पेशली पहुंचाई जाती है। 5 डेकेड्स यानी कि पिछले 50 सालों में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया है। और आगे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिविजुअल को स्किल करने का। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में है, मैन पावर भी काफ़ी हमारी इम्प्रूव हुई है पिछले 5 डिकेड्स में। चलिए इस ब्लू बॉक्स को पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि 2016 में 69.4 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ गई थी। इसका मतलब कि 2016 में 69 तक की एज तक जो बंदा था वो जीते थे। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो छोटी उम्र में बच्चे मर जाते हैं, वो भी हमारा रेट 2020 तक कम हो गया था। जो 1951 में 147 बच्चे मरते थे नवजात, और जो अब 2020 में सिर्फ 36 ही मरते हैं। का मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा कम हुआ है। ये हमारा किस में से है? पर 1000 में से। और हमारा क्रूड बर्थ रेट वो भी कम हो गया है 20%, और डेथ रेट भी कम हो गया है 6.2 2018 के दरमियान। अगर हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड केयर को इम्प्रूव करते हैं तो इससे हमारी कंट्री को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। अगर कोई भी कंट्री के लोग ज़्यादा, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक वो जीते हैं, इसका मतलब कि वहाँ उस देश की हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का
अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब कम होगा, इसका मतलब कि जो बच्चे हैं वो इन्फेक्शन से कम मर रहे हैं, और माल न्यूट्रिशन यानी कि उनको माल न्यूट्रिशन, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, कुपोषित होने से कम मर रहे हैं। और 1951 के मुताबिक आज की इंडिया में बच्चा और उसकी मदर अच्छे से जी सकते हैं। अगर ऐसा होता है, कम इन्फेक्शन से बच्चे मरे, माल न्यूट्रिशन से ना मरे, और मदर और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, इसका मतलब कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। इस डाटा में देखिए, इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है 2014 से लेके 2019 तक, जिसमें हॉस्पिटल, PHS, CHS यानी कि हॉस्पिटल्स ही होते हैं, जो PHS यानी कि जो विलेजेस में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी संख्या देखिए 2018 के मुताबिक 2019 में थोड़ी सी कम है, जिसमें हमारी हॉस्पिटल की जो सी संख्या है वो कम हो रही है। डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स हैं 2014 के मुताबिक 2019 में ज़्यादा हैं, और बेड्स यानी कि जो हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं पेशेंट्स के लिए, वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। रजिस्टर्ड डॉक्टर एंड मेडिकल काउंसिल यानी कि डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ रही है, और जो उनसी नर्सेज हैं उनकी संख्या 2019 में कम है, लेकिन 18 में ज़्यादा है 2014 के मुताबिक। तो यानी कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज भी इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं। इंडिया में सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 313 डेंटल कॉलेजेस हैं, और जौन से मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस हैं, इनमें से 542 और 313 में से ज़्यादातर जौन से कॉलेजेस हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही हैं। बाकी स्टेट्स में कमी है इनकी। आगे हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत बड़ा इशू है हमारे देश का। इसमें बात की जा रही है शकल की, मदर की, शीला की, जो कि एक अपने जो हाउसवाइफ थी, घर में काम करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी और अपने पति की मदद करती थी खेतों में। जो शकल के भाई बहन थे, जीतू और सीतू, ये क्या करते थे, अपना टाइम खेलने कूदने में ही लगाते थे। और क्या हम शीला और जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? शीला, जीतू और सीतू को देखिए, जो उसकी मदर है वो घर में काम कर रही है, क्या हम उसको अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? और जो उनसे उसके भाई बहन खेल रहे हैं, जीतू और सीतू, क्या हम उनको भी अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? हम अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं कि जो इंसान काम करना चाहता है, यानी कि जो विलिंग है, काम करना चाहता है मार्केट रेट पे, जो कि गवर्नमेंट जो काम दे रही है, प्राइवेट फर्म्स काम दे रहे हैं, वो उस वेजिस पे काम करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है, हम उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयड। और जो उसकी मदर है शीला, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अपने घर का काम करना चाहती है, वो नहीं चाहती बाहर काम करना। हम अनएम्प्लॉयड उसको कहते हैं कि जो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोज़गार होता है, बेरोज़गारी होती है। और जो जीतू और सीतू है, वो छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, हम उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते।
जो हमारी वर्कफोर्स पॉपुलेशन है जो कि काम कर सकती है, वो कौन सी एज में, 15 से 59 की एज में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है कि जो काम कर सकती है, उसे हम गिन सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में अगर उनको काम नहीं मिल रहा। अगर किसी इंसान को काम मिल रहा है कहीं भी कोई भी वेजेस पर, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। जोन सी 15 टू 59 की एज में लोग होते हैं, वो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है कि उन लोगों को काम करना चाहिए, अपनी देश की जीडीपी में योगदान देना चाहिए। जो 15 से छोटी एज के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, वो लीगली नहीं है। और दूसरी बात, जो 59 से बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी काम नहीं कर सकते। ये दोनों किस पे डिपेंड होते हैं? दोनों इस एज पर, जो इस एज के लोग काम कर रहे हैं 15 टू 59, वर्कफोर्स पॉपुलेशन यानी कि जो वर्किंग पीपल है, इन पे ये दोनों वो होते हैं, इन पर ही निर्भर होते हैं। जो 15 से कम है, जो 59 से ऊपर है, उनको किसी में भी नहीं गिन सकते, ना एम्प्लॉयड में ना अनएम्प्लॉयड में, वो आते ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट में। जो शकल की मदर है शीला, वो घर से बाहर काम करना ही नहीं चाहती, इसलिए हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की। जिसकी इच्छा है और काम नहीं मिल रहा, हम उसको ही अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। जो शकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनको भी नहीं अनएम्प्लॉयड कह सकते क्योंकि उनकी उम्र नहीं है काम करने की। वैसे उनको स्टोरी में जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इसमें बता रहे हैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी। देखिए आगे कहा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है। दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन डिफरेंट यानी कि अलग तरह की। रूरल एरिया में सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और अर्बन एरियाज में हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। देखिए जो ग्रामीण यानी कि गांव में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल और डिस्गाइज। इसमें सीजनल बताया गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसके अंदर लोगों को साल के कुछ ही दिन काम मिलता है, बाकी पूरे साल वो वेले रहते हैं। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कहाँ आती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, क्योंकि जब स्वॉइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग का जब सीज़न होता है फसल काटने का या बोने का, तब तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन आगे पीछे जब ज़रूरत नहीं होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पर, तो उनको काम नहीं मिल पाता, इसलिए वो साल के कुछ ही दिन ही काम कर पाते हैं, बाकी साल वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सीजनल जोन सा काम है वो भी कौन करता है? जो जिनके पास अपना खेत नहीं होता, जो उनसे लेबर कौन सी होती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेबर फार्मर होते हैं जो दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं, या जिन्होंने लोन लिया होता है, या जो लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो सब दूसरों की खेती में और दूसरों के खेत में जाते हैं और वहाँ पर स्वॉइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं। आगे है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि हमें दिखता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कि ये खेत है, इसमें फसल काटने का काम है, फसल उगी हुई है और इसमें फसल काटने का काम है। ये 2 बंदे भी कर सकते हैं, 2 बंदे भी आराम से फसल काट सकते हैं, लेकिन उस एक जगह पे 5 बंदे काम कर रहे हैं। ज़रूरत किन की है? सिर्फ 2 बंदे भी आराम से फसल काट सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? 5 बंदे दिख रहे हैं काम करते, लेकिन उनमें से जो उनसे 3 बंदे हैं वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। तो ये ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है।
और इसमें आगे एग्जाम्पल दिया है, इसमें 8 लोगों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे मैंने आपको 5 का दिया था, वैसे इन्होंने 8 का दिया है कि जो खेत है उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, सॉरी 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत 5 की है। 5 लोगों से भी ये काम हो सकता है, लेकिन 8 लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो वेले बैठे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें 5 लोग भी काम करेंगे तब भी उतनी उनकी कमाई हो रही है, 8 करेंगे तब भी उनकी कमाई हो रही है। मतलब कि कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर उसमें से 3 लोगों को हटा भी दिया जाए, वो तब भी उतनी ही कमाई करेंगे। इसका मतलब कि जो 3 लोग हैं वो इसमें एक्स्ट्रा हैं, वो क्या हो गए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की। अर्बन एरिया में क्या था, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट थी कि अर्बन एरिया में पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, मैट्रिकुलेशन की डिग्री है उनके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हैं, लेकिन तब भी उन्हें काम नहीं मिल रहा। अगर उनको कोई नौकरी मिल भी रही है तो इतनी नहीं मिल रही कि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। और आगे देखिए, आपको हैरान कर देने वाला पॉइंट आएगा कि मैट्रिकुलेशन यानी कि जिन्होंने 10th पास की है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को कम मिलती है, बजाय जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, यानी कि एमए वगैरह, बीए वगैरह, बीएड जो भी है, बैचलर ऑफ डिग्रीज की हुई है, मास्टर्स की हुई है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है बजाय मैट्रिक्स के, यानी जिसने 10th पास की है। मैं आपको इसका कारण बताऊंगी कि देखिए बच्चों, जैसे जो मैट्रिक पास 10वीं पास है उसको पता है कि हाँ उसको कोई बड़ी जॉब तो मिलेगी नहीं, वो यहाँ पर छोटी मोटी दुकानों में लग जाता है या अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, जो ग्रेजुएट लोग होंगे, वो तो पकौड़े की रेडी लगाएगा नहीं कि इतना पढ़ लिख के अगर वो ऐसे रेडियाँ लगाएगा, यहाँ काम करेगा लोगों की दुकान पे, तो उसका इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, उसको शर्म आएगी करने में। इसलिए वो लोग ये नहीं करते, और जो उनसे 10वीं पास है वो कोई ना कोई काम ऐसा छोटा मोटा ढूंढ लेते हैं, इसलिए उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो इसलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है अर्बन एरियाज़ में। और आगे क्या बोला है कि कुछ एरियाज़ में मैन पावर की कमी है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास 10 से 15 साल पहले इंजीनियर्स बहुत कम थे, और अब देखिए कितने सरप्लस में इंजीनियर्स हैं। इसका मतलब कि आपको कई स्टेट्स में मिल जाएगा कि कहीं पर ज़रूरत होती है लोगों को, लेकिन वहाँ काम करने वाले नहीं मिल पाते। कहीं पर काम की ज़रूरत होती है, वह काम करने वाले नहीं मिल पाते हैं। अब जैसे कि आपको टीचर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक काम करने वाली बाई नहीं मिलेगी। टीचिंग के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, काम वाली बाई के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, लेकिन आपको टीचर मिल जाएगा, काम वाली बाई नहीं मिलेगी। और कईयों के पास क्या है, स्किल्स ही नहीं है टेक्निकल, उनके पास डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन की, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन उनको जो स्किल चाहिए काम करने की, काम ढूंढने की, वो नहीं है उनके पास। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा वेस्टेज है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर रिसोर्सेज के लिए, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि जो लोग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बने थे, वो इकोनॉमी के ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। जो लोग हमारी जीडीपी को आगे लेके जा सकते थे, यानी कि जो लोग हमारे लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते थे, वो हमारे लाइबिलिटी यानी कि देश पर बोझ बन जाते हैं, और क्या होता है, वो लोग होपलेस भी हो जाते हैं और उनका मूड उदास होने लग जाता है। उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपनी फैमिली के खर्चे उठा सके। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अगर काम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि मैन पावर की बहुत बड़ी वेस्टेज हो रही है सोसाइटी में। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी में क्या हो जाता है, ओवरलोड बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयड जो उनसे लोग होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर
अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं, जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कोई फैमिली में फादर है, वो काम कर रहा है और उसका लड़का या लड़की 23-24 साल के हो गए हैं, काम करने के योग्य हो गए हैं, वो काम ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या होगा इससे कि वो अपने पापा के ऊपर क्या बन जाएंगे, एक बर्डन बन जाएगा कि हाँ अब इतने वो कमाना भी चाहता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो सारा खर्चा क्या हो जाएगा, उसके पापा पर ही आ जाएगा, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन पर आ जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड बंदा होगा कि वो अपनी फैमिली को वो स्टेटस या वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकता जो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड इंसान दे सकता है। अब जिस इंसान के पास घर के खर्चे मुश्किल से होंगे तो क्या होगा, उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं रहेगा, ना ही उसकी स्कूलिंग लाइफ अच्छी रह पाएगी, वो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। और आगे क्या है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री में डिप्रेस्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिप्रेस्ड है उसकी इकोनॉमी, तभी वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इससे हमारे रिसोर्स की भी वेस्टेज होगी कि जो लोग काम कर सकते हैं, हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को लायबिलिटी होगी। इसका मतलब कि जो लोग हमारे देश के लिए सहारा बनने चाहिए, वो लोग हमारे देश के लिए लायबिलिटी यानी कि बोझ बन जाते हैं हमारी इकोनॉमी पर। और जो हमारी स्टैटिस्टिकल रेट है उसमें क्या देखता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीपल क्या है, लो है, लो रेट में। ऐसा क्यों देखता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, वो कम वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे क्या दिखता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बट एक्चुअली इससे अपोजिट है कि उनको वो जितने में काम करना चाहते हैं, उनकी विलिंग है, उतने में उनको काम नहीं मिल रहा। अगर उनको काम नहीं मिल रहा, इससे अच्छा तो उनको थोड़े पैसों में काम मिल रहा है, वो उसी में लग जाते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है ना मिलने से अच्छा। तो इसमें टीचर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो उनसे बीएड क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं हरियाणा के, दिल्ली के, उनको 10-20 हज़ार की नौकरी मिलती है प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में। हालांकि गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि 30-40 हज़ार तो मिलनी ही चाहिए। गवर्नमेंट थोड़े कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते हैं जो थोड़े दिनों के लिए टीचर्स बनते हैं या महीने के लिए, उनको इतने पैसे दे देती है, और जो से क्वालिफाइड है उनको तो ज़्यादा ही मिलने चाहिए। लेकिन प्राइवेट जो फर्म्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते। अब किसी टीचर के घर में जाके उससे पूछा जाए कि आपके पास जॉब है, वो तो कहेगा हाँ मेरे पास जॉब है, लेकिन जितनी उसको मिलने चाहिए थे उस जॉब के लिए पैसे, उतने उसको नहीं मिल पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब कि ऐसा शो हो रहा है कि वो पूरा साल काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पूरी पोटेंशियल उसमें यूज़ नहीं हो रही है। जितनी उनको इनकम मिलनी चाहिए थी उतनी उनको इनकम नहीं मिल रही है। जो वो काम कर रहे हैं वो फोर्सफुली कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि घर तो चलाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे बैठ जाएं, जितने में भी उनको मिलता है काम वो कर लेते हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं। उनको अपनी चॉइस का काम और पेमेंट नहीं मिल पाता है। जो गरीब लोग हैं वो पोटेंशियल यानी कि काम करने के योग्य हैं, अच्छा, लेकिन उनको जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का भी पेट पालना होता है। बेयर सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो सिर्फ अपना पेट भरने, उतना ही मतलब पेट भरने के योग्य ही कमा पाते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाते। जौन सा प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है ज़्यादातर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसमें एग्रीकल्चर में सारी फैमिली यानी कि होल फैमिली, सारी फैमिली काम करती है। दिखता है कि हाँ सारे लोग फैमिली के काम कर रहे हैं, लेकिन
उतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए वहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसका मतलब प्रोड्यूस रेज उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और इससे क्या होता है कि उनकी पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है वो तो कम नहीं होती, लेकिन जो उनकी लेबर है वो सरप्लस हो रही है। और इससे क्या होगा, लेबर इंक्रीज होगी, जो गांव के लोग हैं वो कहाँ माइग्रेट करेंगे, कहाँ जाएंगे, अर्बन एरियाज में जॉब की तलाश में। वहाँ अर्बन एरिया में क्या चल रहा है, एजुकेटेड लोगों को ही नहीं मिल पा रही जॉब, और ये रूरल लोगों को कौन देगा, गांव के लोगों को, इलिटरेट लोगों को कौन जॉब देगा अगर एजुकेटेड लोगों को ही नहीं मिल पा रही। तो इससे क्या होता है, दोनों अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे देखिए, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट सिनेरियो क्या है तीनों सेक्टर का। तीनों सेक्टर कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। और सबसे पहले क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ज़्यादा लेबर काम करती है एज कंपेयर टू दूसरे सेक्टर के, अदर सेक्टर्स। और पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम हुई है, जो उनसे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। ज़्यादा पॉपुलेशन हम इंडिया की किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर, जो कि अब कम हुई है थोड़ी। इसका क्या कारण है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। लोग काम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत कम लोगों की है। जो उनसे एग्रीकल्चर पर काम करते थे प्राइमरी सेक्टर पर, वो लोग अब किस में शिफ्ट हो रहे हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट हो रहे हैं। वो वहाँ पर काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें क्या सबसे ज़्यादा लेबर वहाँ पर लगती है एब्जॉर्ब, यानी कि सबसे ज़्यादा लेबर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में लगती है। और टर्शरी सेक्टर में जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज आ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारी हैं जिनका आज़ादी के बाद नामो निशान नहीं था। ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है, लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है। ये कौन सा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। और आगे हम ब्लू बॉक्स में स्टोरी पढ़ेंगे विलेज की। इसमें बताया गया है कि कैसे गांव के लोग अपने गांव के लिए एक बूस्ट बन सकते हैं। एक गांव में बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, जिसमें वो इतना तो कमाते ही थे कि उनके घर का गुजारा हो सके। हर फैमिली में जो उनसे मेंबर्स थे वो खुद कपड़ा बनाते थे और अपने बच्चों को भी सिखाते थे कपड़ा बनाना, सिलना। और उनमें से ही एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेगी, और उस बच्चे का एडमिशन भी हो गया एग्रीकल्चर कॉलेज में। और कुछ टाइम बाद जिस बच्चे को उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में डाला था, उसने एग्रो इंजीनियरिंग कर ली और फिर वो अपने विलेज वापस आ गया। जो बच्चा इतना पढ़ा लिखा था, वो सीख कर आया था, उसने अपने विलेज में आके एक प्लॉ बनाया, यानी कि एक हल बनाया एक बेहतर तरीके का, जिससे क्या हुआ, गांव में गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि उस लड़के ने एग्रो इंजीनियरिंग करके जो विलेजर्स हैं उनको खुश किया, और वहाँ के और भी जो उनसे बच्चे हैं वो एग्रो विलेज यानी ये वाला कोर्स करने के लिए प्रभावित हुए, वो भी ये कोर्स करना चाहते थे। और जो उनसी गांव की फैमिली थी वो अपना सरप्लस यानी कि जो सरप्लस अपना बनाती थी उसको कहाँ, नियर बाय विलेज में बेचने लगी। उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा, जिससे उनकी फैमिली की इनकम बढ़ी और उनको ज़्यादा शेयर्स मिलने लगा। और उसी फैमिली को देख के गाँव की और फैमिली ने मीटिंग बिठाई और उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमारे बच्चों का भी बेटर अच्छा भविष्य होना चाहिए। और उन्होंने पंचायत में एक स्कूल खोलने की अपनी इच्छा रखी, वहाँ की फैमिलीज़ ने।
और उन्होंने वहाँ की पंचायत को वादा किया कि अगर वो वहाँ पर स्कूल खोलेंगे तो वहाँ वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे। और गवर्नमेंट की हेल्प से पंचायत ने वहाँ पर एक स्कूल खोला और पास के यानी कि नियर बाय टाउन के पास के शहर से टीचर को बुलाया गया पढ़ाने के लिए। और कुछ टाइम के बाद अपनी फैमिलीज जो वहाँ पर फैमिली थी उनमें से एक फैमिली ने अपनी डॉटर को टेलरिंग की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा। उस फैमिली ने अपनी लड़की को टेलरिंग का काम सिखाया और वो स्टिचिंग करना उसने शुरू कर दिया। गांव के लोगों को उसके सिले हुए सूट बहुत अच्छे लगते थे, जिससे गांव के लोग उसी से ही सूट सिलवाते थे, सूट या कुछ भी। और जिस वजह से वो लड़की अच्छा कमा लेती थी, इससे क्या हुआ, वहाँ पर एक नई जॉब खुली टेलरिंग की। जो गांव के लोग हैं उनको दूसरे शहर या दूर जाकर कपड़े सिलवाने पड़ते थे, वहाँ से कपड़ा लाना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि अब उनके वहीं गांव में ही सिलने वाली खुल गई है, वो सारा कर लेती है काम। तो वो अपनी फील्ड्स में यानी कि फील्ड्स में वो अपना ध्यान ज़्यादा लगा पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये गांव के खुशहाल होने की शुरुआत थी। अब वहाँ के लोगों के पास गेहूँ यानी कि अनाज ज़्यादा था, तो वो जो उनसे पास के शहर हैं, गांव हैं, वहाँ से आए हुए लोगों को भी अनाज बेच सकते थे अपने विलेज की मार्केट में। अब देखिए क्या हुआ कि जिस गांव में पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उन्होंने एक बेस्ट डिसीज़न लेकर वहाँ पर बहुत सारी जॉब बनाई, जैसे कि टीचर की, टेलर की, एग्रो इंजीनियर की, और भी बहुत सारी जॉब्स वहाँ पर खुल गई। ये एक सिंपल विलेज की बात हो रही है जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट किया है, और वो गांव क्या बन गया था, रिच और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाला बन गया था। और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, और वो गांव जाना जाने लगा अपने काम की वजह से आसपास के सारे गांव में। इसमें बताया गया कि एक गांव के बेस्ट डिसीजन ने कैसे उस गांव का भविष्य बदल दिया, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर खोल दी, और जो अर्बन एरिया के ऊपर ये लोग बोझ ना बने, रूरल एरिया के लोग वहाँ पर माइग्रेट करके। ये भी बताया गया कि वो अपने विलेज में रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो लोग भी अर्बन एरिया पे जाके उन पे बोझ ना बने, और अपने विलेज में रहकर भी वो एक बेस्ट लाइफ जी सकते हैं अपनी ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करके। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने व्यूज़ भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको ये कैसी लगी। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।